Hey guys, welcome back to my channel. And in this video, I'm going to discuss a famous novel of D.H. Lawrence, which is The Rainbow. तो रेनबो इनकी फेमस नॉवल है और क्यों फेमस है इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि ये इन्होंने लिखी थी 1915 में और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट को शो करती है, मैन एंड वुमेन के बीच का जो रिलेशन है उसके कॉन्फ्लिक्ट को, और इसी के चलते इसे बैन कर दिया गया था इंग्लैंड में कुछ टाइम के लिए। और इन्होंने फिर एक और नॉवल लिखी थी लेडी चैटरलीज लवर, वो भी बैन कर दी गई थी, वो भी इनके एक्स्ट्रा ऑफेंसिव जो इन्होंने चीज़ें लिखी थी उन सब चीज़ों को लेकर। तो अगर हम लॉरेंस की बात करें तो ये सन थे कोल माइनर के, जो कि खदानों में कोयले की खानों में काम करते हैं। ये एक नॉवेलिस्ट थे, पोएट थे, क्रिटिक थे, और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो नोटिंघम के यूनिवर्सिटी कॉलेज से कंप्लीट करी थी। इनकी जो वर्क है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। इन्होंने एक तरफ सन्स एंड लवर्स लिखी, वो भी कंट्रोवर्सी में था क्योंकि उसमें इन्होंने एडिपस कॉम्प्लेक्स को कहीं ना कहीं शो कर दिया था। अब दूसरी बात हो रही है कि इनके दो नॉवल जो थी वो भी ऑलरेडी बैन कर दी गई थी, और इसी के चलते इनकी जो फिगर थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा करती थी। लॉरेंस ने एक नई तरीके की जो इमेजिनेशन होती है, अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन टू पोएटिक फिक्शन को ऐड किया था अपनी नॉवेल्स में। इन्होंने सिंबलिस्ट चीज़ों को यूज़ किया, इमेजिनिस्ट इम्प्रेशन को यूज़ किया, या फिर इन्हें बोल सकते हैं ये पायनियर थे साइको एनालिटिकल फिक्शन के, जिसमें हमें कैरेक्टर के साइकोलॉजी के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ इनके वर्क जो थे वो बैन हो रहे थे, तो इन्हें अपने वर्क को पब्लिश करवाने के लिए कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा था। इनके कुछ मेन वर्क है जैसे कि द वाइट पिकॉक है, द ट्रेसपासर है, सन्स एंड लवर्स है, द रेनबो जो कि बैन हुई थी, द लॉस्ट गर्ल, नेक्स्ट है वुमेन इन लव। वुमेन इन लव इनका सीक्वल है रेनबो का, रेनबो के आगे की स्टोरी वुमेन इन लव में कंटिन्यू होती है। उसके बाद है एरोन रोड, उसके बाद है कंगारू। कंगारू को और ये भी बोला गया है कि एक थॉट एडवेंचर नॉवल है इनकी। उसके बाद बात आती है द प्लूम्ड सर्पेंट की। उसके बाद है लेडी चैटरलीज लवर जो कि बैन हुई थी। उसके बाद लास्ट नॉवल है इनकी द नून, जो कि अनफिनिश्ड है और वो पब्लिश हुई थी 1984 में। तो हम शुरू। रेनबो पब्लिश हुई थी 1915 में, और इसे क्योंकि बैन किया गया था तो इन्हें कोई भी जो पब्लिशर था नहीं मिल रहा था। पहले इसकी जो कॉपी थी वो 1000 से भी ज़्यादा कॉपी को पब्लिश किया गया था, प्रिंट किया गया था, लेकिन उसी टाइम पे इस चीज़ पर जो केस चल रहा था ऑब्सैनिटी के ऊपर, इनके ऊपर, कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव चीज़ें अपनी नॉवल में लिख दी हैं, तो उसके बाद अंटिल 1924 तक लॉरेंस को कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इनकी चीज़ों को पब्लिश करे। उसके बाद इन्हें एक अमेरिकन पब्लिशर मिले थे जो इस चीज़ पर रेडी हुए थे कि वो द रेनबो को अपने पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश। इसमें टोटल 16 चैप्टर हैं और कुछ मेन कैरेक्टर हैं जो कि हम नॉवल में ही देखते रहेंगे, क्योंकि 16 चैप्टर है, मैं वन बाय वन कवर करूँगी तो अपने आप आपको उसमें पता चलता रहेगा। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हाउ टॉम मैरिड अ पॉलिश गर्ल। अब इसमें जो मेन प्रोटेगनिस्ट है हम उसे बोल सकते हैं कि वो टॉम ब्रैंगवन है, जो कि इसका मेन कैरेक्टर है, और उसके कैसे रिलेशन है दूसरों के साथ वो दिखाएगा। और क्योंकि ये बैन हुई थी, क्योंकि इसके जो रिलेशन थे मैन एंड वीमेन के बीच के रिलेशन कॉन्फ्लिक्टिंग थे, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि जो रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है वो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्टिंग था और इसे क्यों बैन किया गया था। तो द रेनबो स्टार्ट होती है, ओपन होती है एक जनरल डिस्क्रिप्शन से। मार्स फार्म है इंग्लैंड के मिडलैंड में, और यहीं पर बता रखा है कि जनरेशन से जो ब्रैंगवेन फैमिली है वो यहीं पर रहती आई है। हर एक जो मैन है वो सेटिस्फाई है अपने लैंड में, अपनी ज़मीनों में सेटिस्फाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना कनेक्शन देखते हैं उस फॉर्म के, उस उनका जो फार्म है, फार्मलैंड है, उनके साथ। और जो वुमेन है यहाँ पर, उनकी भी जो लाइफ है वो अलग है, उन्होंने अपने लिए एक अलग लाइफ को बना रखा है, अपने चिल्ड्रन की देखभाल कर रही हैं। अब जो टाइम पीरियड है वो नैरेटिव है वो शिफ्ट होता है 1840 में, जब जो एक कैनाल थी, एक नहर जो थी, उसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था मार्स फार्म के आसपास में, और उसके बाद ही जल्दी ही कोलियर और जो रेलवे था वो अपीयर होने लग गया मिडलैंड के आसपास में। इसी टाइम पे बता रखा है कि जो एल्फ्रेड ब्रैंगवेन थे वो और उनकी फैमिली यहाँ पर रहा करती थी, और उनके जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी, वो अच्छा वहाँ पर रहते थे, डेवलपमेंट हो रखा था उनका आसपास के टाउन का। एल्फ्रेड का जो यंगेस्ट सन था उनका नाम था टॉम, और यही टॉम जो कैरेक्टर है वो इसका मेन कैरेक्टर है नॉवल का। अब जो टॉम है वो नैरेटिव के फोकस का पॉइंट बन जाता है, उसे स्कूल भेजा जाता है उसकी मदर के इस होप पे कि वो एक जेंटलमैन बनकर वापस आएगा, लेकिन जो उसका टैलेंट होता है वो बिल्कुल ही बेकार होता है, और जो टॉम है वो बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स में फेल होने लग जाता है।
अब जब इसके फादर की डेथ होती है, टॉम उस टाइम पे 17 ईयर्स का होता है। ये वापस अपने घर जाता है, अपने फार्म्स को संभालने लग जाता है। और जब इसका पहली बार ये एक प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करता है, तो उसके बाद जो उसकी फीलिंग होती है वो कंफ्यूज होता है। वो कंफ्यूज होता है कि वो किस तरीके की फीलिंग चाहता है, मेनली फिजिकल या फिर स्पिरिचुअल। और उसके बाद से जो इसका इंटरेस्ट होता है या फिर जो इसका एक्सपीरियंस होता है, इसकी डिज़ायर होती है, वो बढ़ जाती है कि वो किसी वुमेन के साथ रहे। वो कॉन्टिन्यूसली ड्रिंक करने लग जाता है ताकि वो जो उसकी ड्रीम है विमेन की कि वो किसी वुमेन के साथ रहे, वो ड्रीम ख़त्म हो जाए, या फिर जो उसका इल्यूजन हो रहा है या फिर वो जो उसकी डिज़ायर है वो ख़त्म हो जाए। और इसी तरह जब वो ड्रिंक करने लग जाता है तो उसे एक दिन एक जेंटलमैन मिलता है जो उसे इंस्पायर करता है कि जो आउटर वर्ल्ड की क्यूरियोसिटी है उसके बारे में। अब जो टॉम है उसकी जो एज है वो 28 हो गई है। अब यहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जो कि पॉलिश विडो है। उसका नाम है लिडिया लेंस्की। अब जो लिडिया है वो एक विडो है, जैसे कि पहले ही बता दिया, और वो एक हाउसकीपर है, एक लोकल विकार है उनके घर पे। और उनकी एक 4 ईयर की एक डॉटर भी है जिसका नाम है एना। जब जो टॉम है वो उसे देखता है, लिडिया को देखता है, तो उसे लगता है कि वो उसकी तरफ, उसकी जो फाइननेस है उसकी तरफ अट्रैक्टेड है और वो उसे शादी करना चाहता है। और बहुत जल्दी दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। इसमें बता रखा है, इसका चैप्टर का नाम है दे लिव एट द मार्स। दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं अपनी शादी को लेकर, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड तो हैं, लेकिन दोनों ही एक इस चीज़ को भी नोटिस कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अलग हैं, क्योंकि जस्ट अभी वो मिले ही थे। लेकिन जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो टॉम को इस चीज़ का डर है कि अगर वो अपने आप को लिडिया को सौंप देगा, अपनी वाइफ को कम्प्लीटली दे देगा, तो कहीं ना कहीं जो उसकी वाइफ है वो उसके ऊपर ओवर पावर कर लेगी। और यही जो रिलेशनशिप है, इन्हीं के चलते जो इनका वर्क था वो बैन हुआ था कहीं ना कहीं। तो जब वो एक मंथ दोनों साथ में रहते हैं तो वो देखता है या फिर फील करता है कि जो उसके डिज़ायर है उसके लिए, लिडिया के लिए, वो उसे अलाउ कर रही है कि वो अपने आप को उसे सौंप दे बिना। और कहीं ना कहीं उसे एक तरफ डर भी होता है कि अगर उसे छोड़ कर चली जाएगी, जो उसकी वाइफ उसे छोड़ के चली जाएगी, तो वो क्या करेगा। और इसी के चलते वो कभी कभी अपने आप को अपनी वाइफ से दूर रखने लग जाता है, सेपरेट रखने लग जाता है। अब इन्हीं के चक्कर में दोनों के बीच में जो टेंशन है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ने लग जाती है। कभी वो सोचता है कि वो अपनी वाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी ये फीलिंग है कि उसे डिस्ट्रॉय कर दे। उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती है, लेकिन दोनों फिर भी साथ में आ जाते हैं कुछ दिनों में। अब बता रखा है कि जो लिडिया है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और जो टॉम है और जो लिडिया है वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन टॉम फिर से एक बार लोकल पब में जाता है, और जब वो वहाँ से आता है तो वो एना, जो कि लिडिया की डॉटर होती है, उसके साथ उसके जो बॉन्ड है वो अच्छे बनने लग जाते हैं। वो उसको इम्प्रेस करने लग जाता है, जो कि उसकी अब स्टेप डॉटर है। एना पहले तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है अपने स्टेप फादर को, लेकिन बाद में वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है जब उसे ये पता चलता है कि जो उसकी मदर है वो दोबारा से प्रेग्नेंट है, और वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तो कंफर्ट के लिए जो एना है वो अपने फादर के पास चली जाती है। एक तरफ जो लिडिया है वो जब प्रेग्नेंट है तो वो अपने आप को अपने हस्बैंड से दूर रखने लग जाती है, क्योंकि इस टाइम पे उसे डिप्रेशन हो रहा है। उसे इस टाइम पे अपने पहले हस्बैंड की जो मेमोरीज है, उसकी डेथ की मेमोरीज याद आती है। साथ ही साथ उसके स्टार्टिंग में 2 जो चाइल्ड थे वो भी मर गए थे डायरिया से, तो उसको उसकी भी चीज़ें याद आती हैं। टॉम उसे कंफर्ट करता है, दोनों के बीच के रिलेशन ठीक हो जाते हैं फिर से। और इस टाइम पे जो लिडिया है वो एक सन को बर्थ देती है। अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है। इसका नाम है चाइल्डहुड ऑफ एना लेंस्की। टॉम और लिडिया के जो रिलेशन है वो अच्छे हो गए हैं, उनका एक सन है, लेकिन उसके होने के बाद भी जो टॉम है उसकी जो फेवरेट है वो एना ही है, जो उसकी स्टेप डॉटर है वही है उसकी फेवरेट। उन दोनों के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो रखे हैं। और एक तरफ जो टॉम और लिडिया की रिलेशनशिप थे वो दोनों फिर से कभी साथ रहते हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी सेपरेट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 आता है गर्लहुड ऑफ एना। अब जो एना थी, जो कि इसकी स्टेप डॉटर थी, अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, वो 9 ईयर्स की हो गई है। तो टॉम उसे एक प्रॉपर लेडी बनाना चाहता है, जैसे कि पहले इसको इसकी मदर बनाना चाहती थी एक जेंटलमैन, उसी तरीके से ये चाहता है कि इसकी बेटी भी एक जेंटल वुमेन बने। तो वो उसे स्कूल में भेज देता है जो उसके घर के या फिर टाउन के आसपास में ही होता है। लेकिन जो एना का रिलेशन है या फिर एना का जो एटीट्यूड है वो, और उसके जो स्कूल का इन्वायरमेंट है उसकी वजह से वो अपने आप को लोगों से मिला नहीं पाती है। उन दोनों के बीच में या फिर स्कूल के और उसके बीच में डिस्टेंस रहता है, वो अपने आप को दूसरों से दूर रखती है हमेशा। उसी टाइम पे इसे अट्रैक्शन होती है एक पर्सन से, जो कि इसके मदर का फ्रेंड है, जिसका नाम है बैरन। जो बैरन है वो एक पॉलिश पर्सन है और यहीं पर चर्च में ही काम करता है, यॉर्कशायर चर्च में काम करता है। और वो कहीं ना कहीं उसको एक रोमांटिक वर्ल्ड को शो करता है, रोमांटिक स्टोरीज ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड्स को शो करता है।
अब जब दोबारा से एना को भेजा जाता है नोटिंघम के स्कूल में, लेडीज़ स्कूल में, तो एना सोचती है कि इस बार जो उसके रिलेशन होंगे वो अच्छे होंगे लोगों से। वो सोचती है और ये भी फिक्स करती है कि इस बार जब वो जाएगी तो वो अपनी आदतों को बदल लेगी, अपने स्टाइल को बदल लेगी और तरीके से स्कूल को अडॉप्ट कर लेगी। उसकी जो और चीज़ें हैं, उनके जो स्कूल के लोग हैं, उन सब चीज़ों के साथ उसके रिलेशन अच्छे होंगे। लेकिन फिर से उसके साथ वही होता है, उसके जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं हो पाते हैं और वो फिर से अपने आप को कहीं ना कहीं नेगलेक्टेड फील करती है, अपने आप को सेपरेटेड फील करती है। अब बता रखा है कि जो एना की एज है वो 18 हो गई है और वो उस टाइम पर मिलती है एक 20 ईयर्स का इसका एक कज़न है जिसका नाम है विल ब्रैंगविन। विल ब्रैंगविन जो है वो टॉम का भाई बोल सकते हैं, उसका ब्रदर है और उसने यहीं पर भी टाउन में ही एक जॉब स्टार्ट करी है। दोनों के लिए जो पहले जो इनकी बिगनिंग होती है बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होती है, लेकिन उसके बाद दोनों के जो रिलेशन है अच्छे हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं हम कह सकते हैं। अब एक तरफ जो टॉम है वो उस चीज़ को देख के जेलस है या फिर कह सकते हैं वो उस चीज़ को मंजूरी नहीं देता है और वो चाहता है कि उन दोनों की शादी ना हो। लेकिन इस चीज़ पे एना बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है कि वो उसका रियल फादर नहीं है और उसके पास ये कोई राइट नहीं है कि वो उसके लिए चीज़ों को डिनाई कर सके। जो चीज़ टॉम को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है क्योंकि अपना सन होने के बाद भी टॉम की जो फेवरेट थी वो एना ही थी। जब बाद में टॉम इस चीज़ पे मान जाता है, उन दोनों की शादी करवाने के बाद पे मान जाता है, तो जो एना है वो भी सोचती है कि उसका जो बॉन्ड है अपने फादर के साथ, स्टेप फादर के साथ, वो अच्छा हो जाए। सब कुछ ठीक हो जाता है लेकिन जो टॉम है वो फिर भी अपने आप को अब कहीं ना कहीं उससे करेक्ट नहीं कर पाता है, सेपरेशन देखता है उन दोनों के रिलेशन के बीच में। अब दोनों शादी कर लेते हैं, जो टॉम है वो भी खुश है। चैप्टर नंबर 5 अभी स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है वेडिंग एट द मार्ट्स। अब इसमें ब्रैंगविन जो मैन है, जितने भी उसकी फैमिली में हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं वेडिंग को और स्पेशली टॉम इंजॉय कर रहा है। वो सेरेमनी में बहुत खुश है, उस शादी की लाइफ में बताता है लोगों को कि मैरिड लाइफ में क्या वर्च्यूज़ हैं, क्या क्या होता है ये सब। अब चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है जिसका नाम है एना एना विक्ट्रिक। अब शादी हो गई है उन दोनों की, तो उन दोनों के बाद जब वो कुछ दिन साथ में बिताते हैं तो जो एना है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है इस बात पे कि जो विल है वो पूरे टाइम उस पर डिपेंड हो चुका है, वो कोई काम नहीं करता है, इम्पेशेंट है वो। और अब जो एना है उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो बोलती है उसे कि वो बाहर जाए और अपने लिए कुछ काम करने के लिए ढूंढ ले क्योंकि वो पूरे दिन घर पर नहीं रह सकता है। उसके बाद जो उसका हस्बैंड है वो उस चीज़ को डार्क एंगर की तरह देखता है कि उसने उसे ऐसे बोल दिया और अपने आप को वो उससे बिल्कुल ही सेपरेट कर लेता है। कई बार उसे वो गंदे तरीके से या फिर क्रूअल तरीके से भी ट्रीट करने लग जाता है उनको और दोबारा से वो लड़ाई करते हैं, साथ में आ जाते हैं जैसे कि उसके स्टेप फादर के साथ हो रहा था, मतलब कि टॉम और लीडिया के साथ हो रहा था। अब जो एना है वो जेलस होती है अपने हस्बैंड का जो लव है चर्च के लिए और जो अटेंशन है चर्च के लिए उसके लिए, और वो बहुत बार उसके बिलीव्स को रिडिकल भी करती है, उसका मजाक उड़ाती है और उसे फोर्स करती है कि वो एक्सप्लेन करे इन रिचुअल्स के बारे में, और अगर वो नहीं कर पाता है तो वो उस चीज़ का भी मजाक उड़ाती है। और कहीं ना कहीं जो उसका हस्बैंड विल है वो इन चीज़ों को फोर्सफुली देखता है, उसे हेट करता है कि उसकी जो वाइफ है वो उन दोनों के बीच में आ रही है या फिर जो चर्च के लिए उसका इंटेंशन था उनके बीच में आ रही है। वो चाहता है कि वो उसके एक्शंस को कंट्रोल कर सके, लेकिन जो एना है वो ऐसा होने नहीं देती है। वो उसके अगेंस्ट में अपनी जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट में लड़ाई करती है, वो अपने आप को टोटली सबमिशन नहीं देती है। यहाँ पर भी जो मैन एंड वीमेन का रिलेशन है उस चीज़ को दिखा रखा है कि उस टाइम पे अगर हम बात करें तो ऐसा था कि जो विमेन है वो उनको सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन लॉरेंस ने अपने वर्क में दिखा रखा है कि जितने भी विमेन कैरेक्टर हैं उनके पास अपनी एक अथॉरिटी है और वो अपने आप को टोटली सबमिट नहीं करती हैं मेल काउंटर पार्ट के साथ। उन दोनों की लड़ाई होती है लेकिन उसे लगता है कि कहीं वो उसे खो ना दे, तो वो दोबारा से उसके पास चली जाती है। लेकिन जो अपर हैंड है हम बोल सकते पावर का, वो एना के पास है। उन दोनों की यही सब चलती रहती है, कभी वो लड़ाई करते हैं कभी वो साथ में आ जाते हैं, क्योंकि डार्क साइड भी प्रेजेंट का दिखा रखा है इसमें। अब जो एना है वो प्रेग्नेंट है और इन दोनों की फिर से लड़ाई हो रखी है हस्बैंड वाइफ की, तो जो टॉम है वो आता है, दोनों को दोबारा से साथ में करता है। लेकिन इस बार जो एना है वो अपने हस्बैंड को बैनिश कर देती है दूसरे बेडरूम में, कि वो दूसरी जगह पे रहे ताकि वो कुछ टाइम अपनी जो उसकी स्लीप है वो पीसफुली सो सके। अब यहाँ पर वो एक लड़की को जन्म देती है, बर्थ हो देती है, जिसका नाम है उर्सुला। और अब जो विल था वो उस चाइल्ड पे क्लेम करता है और दूसरी तरफ एना भी उस चाइल्ड पे क्लेम करती है, क्योंकि उसका मदरहुड की जो सेंस है उसके लिए, और एना को इसमें विक्ट्री मिलती है। बहुत जल्दी ही जो एना है वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार इसे लगता है कि जो उसका सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ गया है, लेकिन हम बाद में देखेंगे इसका जो मदरहुड है वो अपने बच्चों पे ही ध्यान नहीं देती थोड़े दिनों बाद ही। अब चैप्टर नंबर स्टार्ट होता है 7 जिसका नाम है द कैथेड्रल। एना और जो विल है दोनों ही बैरन से मिलते हैं। बैरन जो था वो किसी ज़माने में इसको अट्रैक्ट किया करता था, जो कि इसकी मदर का फ्रेंड था।
अब ये बैरन से मिलती है और उसकी वाइफ से मिलती है जिन दोनों की अभी अभी शादी हुई है। और उसके बाद ये लिंकन कैथेड्रल में जाते हैं, एक चर्च में जाते हैं। अब चर्च में जाते हैं तो विल तो ऑलरेडी चर्च के कामों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था, काम करता था, इंगेजिंग था। तो वहाँ पर वो जाता है। वो जब बच्चा था, जब वो एक बॉय था, छोटा बॉय था, वो तभी भी वहाँ पर जाता था। तो यहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि जो उसका जो बिलीफ था वो कहीं ना कहीं पुराने जैसा नहीं रहा है, ओल्ड स्पिरिचुअल पैशन नहीं रहा है। दूसरी तरफ जो ऐना है वो अपने आप को देखती है कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, कट ऑफ है दूसरे वर्ल्ड से, मतलब कि वो बाहर के वर्ल्ड में इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाती है। अब बता रखा है कि जो ऐना है वो लॉस्ट हो जाती है ब्लिस ऑफ मदरिंग हर चाइल्ड, कि वो अपने बच्चों की जो मदरहुड का जो उसका रोल है उसमें खो जाती है, ब्लिस है उसका उसमें। और जो विल है उसे बहुत ज़्यादा पीस मिलता है चर्च में, और वो संडे का जो स्कूल होता है चर्च में वहाँ पर जाता है और बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स जो होते हैं उनको प्ले भी करता है। इन दोनों का रिलेशन ऐसे ही चल रहा है। अब चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है द चाइल्ड। इसमें जो उर्सुला है और जो विल है, दोनों का जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा है। जब ऐना अपने दूसरे बच्चे को जन्म देती है, दूसरे बेबी को बर्थ देती है जिसका नाम है, इसने रखा है गुडरिन। तो जो ऐना है वो कहीं ना कहीं फील करती है कि जो उसकी मदर है वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही है, या फिर जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप को इग्नोर फील करती है। जो विल था, जो ऐना का हस्बैंड था, वो भी देखता है कि वो कहीं ना कहीं इग्नोर्ड है अपनी वाइफ से। तो अपनी जो रातें होती है, शाम होती है, वो टाउन में बिताने लग जाता है। एक दिन वो एक विमेन को सेड्यूस करने लग जाता है, लेकिन वो रेसिस्ट कर देती है उसे। और जब वो वापस लौट कर आता है तो जो ऐना है वो कहीं ना कहीं देखती है कि विलियम में एक नया कॉन्फिडेंस है। दोनों के रिलेशन फिर से अच्छे हो जाते हैं। पूरी नॉवल में यही चलता है, रिलेशन खराब हो रहे हैं, रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। अब चैप्टर नंबर स्टार्ट होता है 9 जिसका नाम है द मार्स एंड द फ्लड। इसमें बता रखा है कि जो उर्सुला है वो 8 ईयर्स की हो गई है, और जो टॉम था वो बाहर जब कैनाल टूट जाती है, जो नहर का जो पानी होता है वो बाहर आने लग जाता है, फ्लड होने लग जाता है, तो वहीं पर डूबने लगता है। वो बाहर गया होता है पानी की तलाश में, लेकिन जब वो घर पर आता है तो वो जो उसका चलने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है। वो चल भी नहीं पा रहा है सही से। वो सोचता है कि वो हॉर्स के ऊपर बैठ जाए लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाता है, और सडनली उसके सर पे कुछ लगता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अब उसके डेथ के बाद जो उर्सुला थी और जो लिडिया थी दोनों क्लोज हो जाती हैं। और वो जो लिडिया है वो उर्सुला को कहानियाँ सुनाती है, अपनी ग्रैंड डॉटर को कहानियाँ सुनाती है, अपने होमलैंड की, अपने हस्बैंड की। अब आता है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है द वाइटनिंग सर्कल। इसमें जो उर्सुला है वो कहीं ना कहीं बर्डन को देखती है। जब वो अपने सिबलिंग्स को देखती है तो उसे बर्डन होने लग जाता है। जब उसे स्कूल भेजा जाता है तो बता रखा है कि जो इसकी जो विल है, जो उर्सुला की जो विल है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ताकि वो एक लेडी बन सके, अच्छी लेडी बन सके। और इसका बहुत ज़्यादा पैशन है चर्च के लिए, जो कि हमें दिखाता है कि इसका जो फादर था विल है उसका भी चर्च के लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, और साथ ही साथ अब इसकी जो डॉटर है इसका भी पैशन चर्च की तरफ ज़्यादा है। अब चैप्टर नंबर स्टार्ट होता है 11 जिसका नाम है फर्स्ट लव। अब जो उर्सुला है उसकी जो एज है वो 16 ईयर्स की हो गई है। अब ये कंफ्यूज है अपनी फीलिंग्स को लेके, जो उसकी रिलीजन को लेके कंफ्यूजन है, रिलीजियस फीलिंग को लेके, और जो मटेरियल वर्ड है उसके लिए। उसी टाइम पे जो इसकी कंफ्यूजन है वो ख़त्म होती है तब जब इसे एक पर्सन मिलता है जिसका नाम है एंटन स्क्रेबेंस्की। ये एक सोल्जर है आर्मी में, और ये सन है बैरन का। बैरन था जो कि लिडिया का कोई फ्रेंड था, उसका बेटा है ये आर्मी में है। और जब ये यहाँ आता है तो वो उसे समझाता है इसके पैशन के बारे में, कि जो स्पिरिचुअल है या फिर फिजिकल है उन सब चीज़ों के बारे में। दोनों के जो रिलेशन है काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, दोनों लवर्स बन जाते हैं। अब बता रखा है कि जब इसके अंकल की वेडिंग होती है तो जो उर्सुला है और जो एंटन है दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होते हैं नेशनलिज्म को लेके। और जो उर्सुला है वो इंसिस्ट करती है प्राइमेसी की, कि जो इंडिविजुअल है उसकी प्राइमेसी ज़्यादा होनी चाहिए ओवर द कंट्री। दिनों बाद ऐसा होता है कि तभी जो ब्योर का वॉर होता है वो शुरू हो जाता है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1899 में और ख़त्म हुआ था 1902 में, अफ्रीका में हुआ था ये। तो ये वॉर हो जाता है जिसके बाद जो एंटन है उसे यहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसे उस वॉर में जाना था, इनलिस्टेड किया गया था उसे उस वॉर में। अब चैप्टर आता है 12 जिसका नाम है शेम। अब जो उर्सुला है वो स्कूल में है, और वो स्कूल में जब रहती है तो जो उसके रिलेशन है बाकी टीचर्स के साथ वो कैसे हैं वो बताया हुआ है। तो उसका जो अटैचमेंट है एक 28 ईयर की टीचर है जिसका नाम है विनीफ्रेड इंगर, उसके साथ इसके रिलेशन बता रखे हैं कि जो उर्सुला है वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, और जो उसकी इंडिपेंडेंसी है वो उस चीज़ को प्रेस करती है।
अब ड्यूरिंग द स्विमिंग क्लास दोनों के जो रिलेशन है वो बता रखे हैं कि किस तरीके से जो दोनों के रिलेशन है वो होमोसेक्सुअल कहीं ना कहीं दिखा रखा है। अब जो विनी फ्रेंड जो उसकी टीचर थी उसी के साथ जो स्कूल में पढ़ाती थी वो उर्सुला को टी पर बुलाती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो दोनों की जो रिलेशन है वो बता रखे हैं कि किस तरीके से जो इनका एक इंटीमेट एम्ब्रेस है रिलेशन का वो दोनों शेयर करते हैं। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि उन दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। जो उर्जुला है उसे कुछ नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, फिलॉसफीज बताती है जो उसकी दूसरी फ्रेंड है या फिर बोल सकते हैं विनीफ्रेड है वो बताती है, और वुमेन मूवमेंट के बारे में भी बताती है। अब जो उर्सुला है वो अंक को मिलवाती है अपनी इस फ्रेंड से, विनीफ्रेड से, अपने घर में बुलाती है यॉर्कशायर में। तो जो उर्सुला है उसे फील होता है कि जो उसके फ्रेंड है और जो उसके अंकल है दोनों के रिलेशन कुछ अलग लग रहे हैं उसे। उसके अंकल है दोनों है और जो विनीफ्रेड है दोनों शादी कर लेते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो इसका 13 चैप्टर है वो द मैन्स वर्ल्ड, इसमें बता रखा है कि जो उर्सुला है वो कितनी ज़्यादा डिस्गस्टेड फील करती है। अब उसकी जो मदर की जो चीज़ें हैं उसकी मदर के आसपास है उन सब चीज़ों से डिस्गस्टेड फील करती है, और जो उसका नॉन ट्रेडिशनल पाथ है उन सब चीज़ों को वो देखती है कि वो ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं करेगी। जब उसके फादर उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं कि वो दूसरे साइड में, लंदन के दूसरे साइड में जाकर टीचिंग का जो पोजीशन है उसको नहीं लेगी, तो वो वहाँ पर फिर भी जाना चाहती है, एलिमेंट्री स्कूल में जाना चाहती है। रखा है कि जो उर्सुला है वो कहीं ना कहीं इंजॉय कर रही है अपनी इंडिपेंडेंसी को, कि वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं है, उसे पे किया जाता है जहाँ पर वो टीचिंग का वर्क करती है वहाँ पर उसे पे करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में उसके ऊपर, उसके पास पैसे हैं, उसके पास इंडिपेंडेंसी है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। यहीं पर एक और टीचर है, क्योंकि ये अपनी क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो जो यहाँ पे हेड है मिस्टर हार्बी वो कहीं ना कहीं उसे बुली करते हैं, चिल्ड्रंस को भी बुली करते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस है क्लास में बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन कुछ दिनों में ये एक बार एक लड़के को या फिर एक अपने स्टूडेंट को ही मार देती है, जिसके बाद से इसे बाद में खुद बुरा लगता है, लेकिन उस दिन के बाद से जो उसकी क्लास है वो कंट्रोल में रहने लग जाती है। अब इसको एक लड़की और मिलती है, वो भी एक स्कूल टीचर है जिसका नाम है मैगी। मैगी भी स्कूल टीचर है, दोनों फ्रेंड बन जाते हैं और दोनों के जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छे हैं। मैगी यहाँ पर उसे बताती है सफ्रेगेट मूवमेंट के बारे में, जो कि वुमेन के राइट्स के लिए हुआ था, कि जो वुमेन का वोटिंग अधिकार होता है, वोटिंग राइट होता है, उसके लिए हुआ था। मैगी उसकी एक एक्टिव मेंबर है और वो इंस्पायर करती है उर्सुला को भी कि जो उसकी डिज़ायर है इंडिपेंडेंसी के बारे में उसके लिए। उर्सुला है वो एंटम के बारे में सोचती है जो कि वॉर में गया हुआ है, क्योंकि वो सोचती है कि वो उसे पसंद नहीं करती है या करती है उसे खुद क्लियर नहीं है। अब स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 14 द वाइडनिंग सर्कल। इसमें बता रखा है कि जो उर्सुला है वो मैगी के घर में अपना वीकेंड को स्पेंड करती है, और जो मैगी का ब्रदर है वो उसे प्रपोज कर देता है शादी के लिए। उर्सुला उसे मना कर देती है और बहुत ही जल्दी वो अपनी एक नई पोजीशन को सिक्योर करती है जो कि उसके फादर ने उसके लिए रखी होती है नोटिंगहम में, उसके फैमिली के आसपास ही। स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 15 जिसमें बता रखा है द बिटरनेस ऑफ एस्टेसी। इसमें जो उर्सुला है वो कॉलेज जाती है और वहाँ पर भी अपना एग्ज़ाम देती है, लेकिन वो पास नहीं करती है। लास्ट में पता चलता है कि वो फेल हो जाती है। अब जब वो सेकेंड ईयर में होती है तो वो सोच रही होती है वर्ल्ड के बारे में, और उसका जो डिसइल्यूजनमेंट होता है वर्ल्ड के लिए बढ़ जाता है। वो फिर से एंटम को सोच रही होती है, वो बहुत सालों से वो देख नहीं पाई होती है, 2 साल हो गए हैं क्योंकि वो वॉर में गया था, और वो अपने आप को कन्विंस कर लेती है कि वो उसे प्यार करती है, वो उसे शादी करेगी। इसी टाइम पे जो एंटन है वो वापस आता है, उसकी 6 मंथ की हॉलीडे लीव चल रही होती है, वो वहाँ पर आता है। दोनों की जो रिलेशन है वो दोबारा से रिज्यूम हो जाते हैं। वो डिक्लेयर करते हैं कि वो दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि जो उर्सुला है वो शादी से मना कर देती है। तभी जो उर्सुला है उसे ये भी न्यूज़ मिलती है कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गई है और इसीलिए से उसकी बैचलर डिग्री नहीं मिलेगी। हो जाते हैं कि दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन लास्ट मिनट पे वो मना कर देती है। और इसके बाद जो एंटन है वो अपने कर्नल की डॉटर है उनसे शादी कर लेता है और कुछ दिनों बाद ही इंडिया चला जाता है, या हम बोल सकते हैं इंडिया चला आता है। अब है नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 16 जो कि लास्ट है। इसका नाम है द रेनबो, जो कि टाइटल भी है। अब इसी में बता रखा है कि लास्ट के कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स ऐसे ही बीत जाते हैं और जो उर्सुला है उसे कहीं ना कहीं पिटी होने लग जाती है अपने ऊपर। वो डिस्कवर करती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो एंटन को एक फॉरगिवनेस के लिए लेटर लिखती है कि वो उसे शादी कर ले और वो उसे माफ़ कर दे।
और तभी एक हॉर्सेस का एक ग्रुप होता है जो उसे चेस करता है, जिसके बाद इसका मिसकैरेज हो जाता है। और जब वो सोच ही रही होती है इन सब चीज़ों के बारे में, उसे एक लेटर मिलता है जिसमें एंटन ने बता रखा होता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, तो वो इससे शादी नहीं कर सकता है। अब वो उस चीज़ से रिकवर करती है और सोचती है कि वो क्या करेगी। वो घर में अपने रूम में बैठी होती है, तभी विंडो से बाहर देखती है तो वो एक फेंट वास्ट रेनबो को देखती है। स्काई में एक रेनबो देखती है जिसके बाद उसे लगता है कि अभी भी उसके फ्यूचर की होप्स हैं, अ सेंस ऑफ होप है उसके फ्यूचर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए। तो ये नॉवल यहाँ पर ख़त्म होती है। आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।